प्रिय साथियों, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आपके सामने महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के दो तरीके हैं, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। एक तरीका जो आज तक अल्फ्रेड वेगनर की ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बुक्स में बताया जाता है, और दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। मतलब कि आपके सामने महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के दो तरीके हैं, टू टाइप ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। आपके सामने महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के जो ये दोनों तरीके हैं, ये किस बात पर आधारित है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें से कौन सा तरीका आपको एकदम सही लगता है और कौन सा तरीका आपको एकदम गलत लगता है, ये सभी भूगोल बेटाओं को भी तय करना है। और आप भूविज्ञानिकों को और भूविज्ञान के जितने भी शोधकर्ता हैं और भूविज्ञान के जितने भी प्रोफेसर हैं, मेरा निवेदन है कि आज की चर्चा में जो मैं ये बता रहा हूं कि पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास में किस तरह से महाद्वीपों और महासागरों का जन्म हुआ, कैसे महाद्वीप और महासागर बने, आपके सामने ये दो तरीके प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन करता हूं, इन दो तरीकों में से कौन सा तरीका उपयुक्त है, सही है, करेक्ट है, आप इस पर विचार कीजिए। पहला तरीका जो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया वो पैंजिया यानी सुपर कॉन्टिनेंट के खंडित होने से, फिर लोरेशिया, गोंडवाना और इससे से फिर आगे जिस तरह से ये कॉन्टिनेंट्स अलग अलग युग में हुए और एक दूसरे से ब्रेक होने के बाद में दूर होते गए, एक दूसरे से दूर हटते गए, और वर्तमान स्थिति में आप विश्व का नक्शा देख रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में आपके सामने जो मैं बता रहा हूं कि हमारे अनुसार हमारे ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स ओशियन के आइडिया एक नए और भिन्न तरीका का आइडिया है। उनके अनुसार पैंजिया नहीं था, उनके अनुसार लोरेशिया और गोंडवाना नहीं था। अल्फ्रेड वेगनर ने जिस तरह से महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति का तरीका बताया, हम उससे सहमत नहीं है, और उससे सहमत क्यों नहीं है, इसी पर हम अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, महाद्वीपों और महासागर उत्पत्ति के जो मेरे तरीके के अनुसार मैं जो समझा रहा हूं, अनिल कुमार थानवी, वो आप देखिए कि मैं किस तरह से समझा रहा हूं। तो पृथ्वी पर जितने भी सुपर कॉन्टिनेंट थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। पृथ्वी पर ना तो पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास में ना तो किसी प्रकार का सुपर कॉन्टिनेंट था, ना तो पैंजिया था, ना रोडिनिया था, ना कोलंबिया था। कोई प्रकार का सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था, ऐसा हमारा दावा है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो अपनी पुस्तक लिखी, हम उस पुस्तक में जो जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट के पक्ष में जो जो प्रमाण हैं, हम वो अपनी थ्योरी के अनुसार भी समझा रहे हैं, हम अपने सिद्धांत के अनुसार भी बता रहे हैं कि इस तरह से सुपर कॉन्टिनेंट नहीं हो सकता। तो हमारा तरीका किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हम बता रहे हैं कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति का जो तरीका हम बता रहे हैं वो क्या है, और अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी के अनुसार आपने आज तक देखा है कि किस तरह से
किस तरह से अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी गलत साबित होती है अगर हम वर्तमान में अंतरिक्ष खोजों के अनुसार आपके सामने एक नई बात बता रहे हैं, एक नए सिद्धांत को बता रहे हैं कि वर्तमान अंतरिक्ष खोजों के अनुसार पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था। तो आप देखिए, आपके सामने जो दो तरीके हैं, जो दो तरीके आज तक बताता रहा हूं मैं। पहला तरीका जो अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी के अनुसार है, और दूसरा तरीका ये जो पहला तरीका है, इसके अनुसार क्या है कि आप देख रहे हैं कि कैसे अल्फ्रेड वैगनर समझाते हैं तो हमारे अनुसार पेंजे जैसा कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? लोरेस या गोंडवाना जैसा कुछ भी नहीं था। और इस तरह से जो ये बताया जाता है कि इस तरह से महाद्वीप ब्रेक होकर के एक दूसरे से दूर हटे, महाद्वीपों की कोस्ट लाइन के आधार पर बताया जाता है कि वो एक दूसरे में फिट होते हैं, जिग्सा पजल की तरह। इसी तरह से ये भी बताया जाता है कि अलग अलग महाद्वीपों पर जो ये फॉसिल्स के प्रमाण मिले हैं, जो ये प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स के प्रमाण मिले हैं, उसके आधार पर बताया जाता है। तो अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी को, जो ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन की बात करते हैं, उसको साबित करने के लिए उन्होंने जिस तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात कही, हमारे पास भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एकदम सही कारण है। हम भी फॉसिल्स और जिस तरह से प्लांट्स और एनिमल के फॉसिल्स की बात करते हैं, हम भी प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं, हम भी क्या है कि उसी सब थ्योरीज को पालन करते हैं। लेकिन हमारे अनुसार सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ भी नहीं था। पृथ्वी पर सुपर कॉन्टिनेंट जैसा क्यों नहीं था, इसके पक्ष में क्या कारण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम इस चर्चा पर आपके सामने एक नई बात ला रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज तक नासा के विभिन्न अभियानों से और विश्व के अनेक अभियानों से अनेक ग्रहों की खोज हो रही है, और अंतरिक्ष युग में अब एक नया बदलाव आ रहा है। आप देख रहे हैं कि पृथ्वी जैसे अनेक ग्रहों का पता चल रहा है, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी काफी बात सामने आ रही है। नासा के अनेक अभियानों से, विश्व के अनेक खगोलीय संस्थाओं के अभियानों से अनेक ग्रहों का पता चल रहा है, और अंतरिक्ष में ये जो ग्रहों के बारे में पता चल रहा है, वो गैर दानव ग्रह भी हैं, लौकिक ग्रह भी हैं। और जैसे आपके सामने मैं ये शुरू से ये चित्र द्वारा समझाता रहा हूं कि देखिए, ये जो चित्र है आपके सामने, ये जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका बड़ा महत्व है, बड़ा ही मीनिंग है। ये चित्र ये बताता है कि वास्तव में पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास में किसी प्रकार का कोई सुपर कॉन्टिनेंट कैसे नहीं था, कैसे कॉन्टिनेंट्स वास्तव में जो इस तरह से फिट हुए बताए जाते हैं कि एक दूसरे में जिग्सा पजल की तरह फिट होते हैं। आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि अनेक वैज्ञानिक और विज्ञान संचारक ग्रहों की साइज की कंपैरिजन करते हैं, और ऐसे करते हुए चंद्रमाओं, ग्रहों, तारों और गैलेक्सियों की साइज की तुलना करते हैं। लेकिन केवल मात्र साइज की तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप साइज के साथ साथ उनके मास, उनकी रेडियस, उनकी
रोटेशन, उनकी ग्रेविटी, उनके मैग्नेटिक नेचर, उनके केमिकल और फिजिकल सभी बातों को गौर करें तो आपके सामने बहुत सी बातें सामने आती है। तब पता चलता है कि एक चंद्रमा का एक ग्रह के साथ में क्या रिलेशन है, एक ग्रह का एक तारे के साथ में क्या रिलेशन है, किस तरह से वो आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज की इस चर्चा में मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताता हूं कि बृहस्पति ग्रह अनंत काल के लिए बृहस्पति ग्रह नहीं रहेगा, शनि ग्रह भी अनंत काल के लिए शनि ग्रह नहीं रहेगा, यूरेनस भी अनंत काल के लिए यूरेनस नहीं रहेगा, नेपच्यून भी अनंत काल के लिए नेपच्यून ही नहीं रहेगा, क्योंकि बृहस्पति में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं। इसका साइज बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, ऐसा हमारा दावा है। इसी प्रकार से बृहस्पति के बाद में भी अनेक ग्रहों का पता चला है, शनि से पहले और बृहस्पति के बाद में। तो अगर हम देखें कि बृहस्पति से छोटे और फिर शनि से बड़े ग्रहों का पता चला है। शनि ग्रह में भी रासायनिक बदलाव हो रहे हैं और वातावरण में ही नहीं बल्कि उसका साइज भी बदल रहा है, उसका टेम्परेचर भी बदल रहा है। धीरे धीरे इसका साइज कम होगा, ऐसा हमारा दावा है। और शनि और यूरेनस के बीच भी अनेक ग्रहों का पता चला है, यूरेनस और नेपच्यून के बीच भी अनेक ग्रहों का पता चला है। इस तरह से एक क्रमागत श्रृंखला बन जाती है, एक सीक्वेंस बन जाती है, एक कड़ी बन जाती है। और अगर उस सीरियल को देखें तो चलते चलते फिर सुपर आर्क और इस तरह से फिर पृथ्वी। कहने का मतलब यह है कि आज तक नासा के विभिन्न अभियानों से जो ग्रहों का पता चला है उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि बहुत बड़ी बात सामने आती है कि सौरमंडल के जन्म और विकास की कहानी बदल जाती है और पृथ्वी और सौरमंडल के दूसरे ग्रहों का जन्म का तरीका बदल जाता है। पृथ्वी का जन्म 4.54 बिलियन वर्ष पहले नहीं हुआ था। ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा हम इस तरह से विभिन्न ग्रहों की खोज हुई है, जिस तरह से हमारे सौरमंडल से बाहर अन्य ग्रहों का पता चला है। अगर आप और भी बातें देखें कि हमारे चंद्रमा का जन्म कब हुआ, 4.51 बिलियन वर्ष पहले नहीं हुआ और हमारे सौरमंडल का जन्म भी 4.603 बिलियन वर्ष पहले नहीं हुआ। ऐसा इस आधार पर हम कहते हैं कि पृथ्वी से थोड़े बड़े ग्रह मिले हैं जिनको सुपर आर्क कहते हैं, और भी थोड़े बड़े ग्रह मिले हैं जिनको और सुपर आर्क कहते हैं। इस तरह से एक सीरियल की तरह, एक चैन की तरह, एक कड़ी की तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो मिनी नेपच्यून मिले हैं, नेपच्यून जैसे ग्रह मिले हैं, नेपच्यून से थोड़े बड़े ग्रह मिले हैं, मिनी यूरेनस मिले हैं, यूरेनस से भी बड़े ग्रह मिले हैं। इस जैसे यूरेनस और सैटर्न के बीच के ग्रह मिले हैं, सैटर्न और जुपिटर के बीच के ग्रह मिले हैं। अगर उन सभी को एक कंपेरेटिव ढंग से हम स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी के जन्म की नेबुलर हाइपोथेसिस एकदम गलत साबित हो रही है। और हमें पता चलता है फिर कि कैसे एक ग्रह का भौगोलिक विकास होता है, पृथ्वी का जन्म होता है, पृथ्वी जैसे हैबिटेबल प्लैनेट का अस्तित्व आता है, किस तरह से धीमी गति से एक ग्रह गैस दानव अवस्था से लौकिक अवस्था में परिवर्तित होता जाता है और धीरे धीरे उस पर उसका सॉलिडिफिकेशन होते हुए महाद्वीप और महासागर बनते जाते हैं। तो बृहस्पति में वोल्केनो इरप्शन होता है, ऐसा संभव है। शनि में भी हो रहा है, यूरेनस नेपच्यून में भी वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, नेपच्यून के बाद में सुपर आर्क में भी वोल्केनो इरप्शन हो रहा है और पृथ्वी में भी हो रहा है। तो सॉलिडिफिकेशन होता है तो एक लॉन्ग प्रोसेस इस तरह से धीमी गति से महाद्वीप और महासागर बनते जाते हैं। इस तरह से धीमी गति से एक ग्रह का विकास होता है, भौगोलिक विकास होता है, उस पर पानी आता है, महासागर बनते हैं और इस प्रकार से धीमी गति से उस ग्रह का पर महाद्वीप और महासागर और महाद्वीपों की लिथोस्फीरिक क्रस्ट बनती है और ओशियनिक क्रस्ट भी बनती है।
इस जैसे ग्रहों का विकास, ये एक पृथ्वी जैसे ग्रह का विकास होता है, उसका भौगोलिक विकास होता है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने जिस जैसे महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, हम उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हमारे अनुसार ये एक जैसे एक निरर्थक और भ्रम है। हमारे अनुसार ऐसा संभव नहीं है। तो जिस तरह से ये बताया जाता है कि इस ये जो महाद्वीपों और महासागरों का जन्म हुआ है, इस तरह से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति नहीं हुई। पैंजिया जैसी थ्योरी पूरा एक भ्रम है। और इस प्रकार से जो भूगोलवेत्ता दावा करते हैं, हमारे अनुसार वो सत्य नहीं है। ऐसा संभव नहीं हो सकता। ऐसा हम पृथ्वी के जन्म के वर्तमान अंतरिक्ष खोजों के अनुसार कह रहे हैं। तो इस तरह से पृथ्वी का जन्म का तरीका बदल गया, नेबुलर हाइपोथेसिस गलत साबित होती है और अनेक ग्रहों का पता चल रहा है। तो आप जिस तरह से देखते हैं कि केपलर मिशन से जो इतने सारे ग्रहों का पता चला है, जिस तरह से ये इतने ग्रहों का पता चला है, तो इस तरह से अनेक ग्रहों के पता चलने से हमारे पृथ्वी के भूगोल को भी ये प्रभावित करते हैं। और जो महाद्वीप और महासागरों का जन्म हुआ, वो तरीका बदल जाता है। तो आपके सामने जो ये थ्योरी बताई जाती है इससे, तो ये थ्योरी एकदम गलत साबित होती है कि अल्फ्रेड वेगनर ने जिस तरह से महाद्वीपों और महासागरों के जन्म का तरीका बताया, वो एक तरह से गलत साबित होता है। इस तरह से हम एक नए सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं, एक नए भौगोलिक सिद्धांत की हम बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि महाद्वीपों और महासागरों के जन्म के दो तरीका हमारे सामने हैं। एक जो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया, एक मैं जो अनिल कुमार थानवी बता रहा हूं। आप इस पर विचार कीजिएगा। तो इसके पीछे हमारा बेस है। अगर अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी के प्रमाण हैं, सिमिलर फॉसिल, सिमिलर रॉक, सिमिलर मिनरल्स, तो हमारे थ्योरी के भी प्रमाण है। हम भी इसको समझाते हैं कि कैसे महाद्वीपों और महासागरों के जन्म का ये जो नया तरीका है, जो आपके सामने इस तरह से है। तो इसमें जो डिफरेंशियल रोटेशन है, इसको ध्यान से नोट कीजिए आप। आप इसमें जो डिफरेंशियल रोटेशन हो रहा है उसको नोट कीजिए। इसी डिफरेंशियल रोटेशन के अनुसार हम बताते हैं कि पृथ्वी पर अनेक द्वीप और महाद्वीपों की आकृति ऐसी क्यों है, यानी कि कोस्ट लाइन की सिमिलरिटी का कारण क्या है, जिक्सा पजल की सिमिलरिटी का कारण क्या है। जिक्सा पजल की तरह फिट नहीं होते महाद्वीप, बल्कि वास्तव में हो ये रहा है कि ये इस तरह से जो बृहस्पति ग्रह में, शनि ग्रह में, यूरेनस में, नेपच्यून में और इस प्रकार से पृथ्वी में जो इस तरह से ये डिफरेंशियल रोटेशन है, अलग अलग लेटीट्यूड पर अलग अलग वेलोसिटी से ये जो पदार्थ का मूवमेंट हो रहा है, शनि में भी हो रहा है, यूरेनस में भी हो रहा है, नेपच्यून में हो रहा है, इसी ने महाद्वीपों की ऐसी विशिष्ट प्रकार की ज्यामितीय संरचना बनाई। इसी के कारण महाद्वीपों की ऐसी संरचना पैदा हुई। तो आप जो ये देख रहे हैं आपके सामने, ये जो अनेक जो गैर दानव ग्रह हैं, इनको देखिए आप। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो गैर दानव ग्रह हैं, जिनमें ये डिफरेंशियल रोटेशन आप देख रहे हैं, बड़ा साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि बृहस्पति के पोल्स को देखिए और पृथ्वी पर जो अंटार्कटिका और आर्कटिक एरिया है उसको भी देखिए। आज भी हम पृथ्वी पर इस डिफरेंशियल रोटेशन के रेमिनेंट को देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो आपके सामने देखिए किस तरह से ये जो जुपिटर के चित्र हैं आपके सामने, ये देखिए इस तरह से ये जो चित्र हैं, इन चित्रों को देखिए और इनमें अलग अलग अक्षांश पर जो ये मूवमेंट हो रहा है इनको देखिए। और जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो बृहस्पति के उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जो हो रहा है, इस प्रकार से डिफरेंशियल रोटेशन, यही आगे जा करके
पृथ्वी पर आर्कटिक और अंटार्कटिका को ऐसी शेप देता है। ग्रीनलैंड को इसी कारण से ऐसी आकृति मिली। इसी प्रकार से जो नॉर्थ पोल के आसपास के जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं उनकी आकृति का कारण यही है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर जो साउथ पोल है, अंटार्कटिका और उसके आसपास के एरिया है, तो वास्तव में सुपर कॉन्टिनेंट के ब्लैक होने से नहीं हुआ। अगर आप शनि ग्रह को देखें तो उसमें भी ऐसा ही है। इसके हेक्सागोन को देखिए, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखिए, इसमें भी ऐसा ही है। इसी प्रकार से यूरेनस को देखिए, आप नेपच्यून को भी देखिए। इस तरह से ये जो आकृति आई है, ये जो संरचना महाद्वीपों की ऐसी बनी है, उसके पीछे पूरी कहानी ये है कि पृथ्वी पहले गैस दाना अवस्था में थी। पृथ्वी पहले बड़े साइज में थी। पहले पृथ्वी जो है नेपच्यून की तरह थी, नेपच्यून से पहले यूरेनस की तरह थी, यूरेनस से पहले सैटर्न की तरह थी, सैटर्न से पहले ये बृहस्पति की तरह थी। इस तरह से धीमी गति से हमारे इस पृथ्वी ग्रह में परिवर्तन होते हुए वर्तमान स्थिति तक पहुंची। तो महाद्वीपों की ऐसी संरचना का कारण यही डिफरेंशियल रोटेशन है। ये जो चित्र देख रहे हैं, इस तरह से आप सभी चित्रों को देख रहे हैं, इसी कारण से महाद्वीपों की ऐसी संरचना बनी थी। तो आप इस बात को नोट कीजिए बारीकी से कि कैसे एक पृथ्वी जैसे ग्रह का अस्तित्व आता है और कैसे पृथ्वी पर ऐसे महाद्वीप आकृति ग्रहण करते हैं। किस प्रकार से पृथ्वी की ऐसी पृथ्वी पर महाद्वीपों की ऐसी संरचना बनी, वो किसी सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने से नहीं, बल्कि इस प्रकार से धीमी गति से एक गैस दाना अवस्था से बदलते हुए वर्तमान स्थिति में होने से हुआ था। तो वास्तव में आप जब इन ग्रहों को अध्ययन करते हैं और हमारे ग्रह से तुलना करते हैं तो पता चलता है कि एक लॉन्ग प्रोसेस जिसमें क्या है कि ज्वालामुखी ऐसे फटते जाते हैं और धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन होता है, लैंड फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से बृहस्पति से शनि, शनि से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून, नेपच्यून से सुपर अर्थ। तो सुपर अर्थ में भी क्या है कि आप ये सोच सकते हैं कि वहां पे भी वोल्केनो इरप्शन हुआ और लैंड फॉर्मेशन इस प्रकार से होता रहा। इस प्रकार से नेपच्यून में भी और इस प्रकार से यूरेनस में भी इस प्रकार से धीमी गति से ओशियनिक क्रेस्ट और लिथोस्फेरिक क्रेस्ट का फॉर्मेशन हुआ और एक ग्रह सिकुड़ता हुआ, यानी गैस दाना अवस्था से सिकुड़ता हुआ वह धीमी गति से एक ग्रह धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन होता हुआ वर्तमान पृथ्वी जैसे ग्रह में रूपांतरित हो गया। यानी कि बृहस्पति जो पृथ्वी एक समय बृहस्पति की अवस्था में थी और शनि की अवस्था में थी। इस तरह से आप सोचिए कि हमारे सौरमंडल की क्या अवस्था रही होगी, हमारा सौरमंडल कैसा रहा होगा। हमारा सौरमंडल बड़ा था और बड़ा था, मरकरी भी, बुध ग्रह भी बड़ा था, वीनस भी बड़ा था, मार्स भी बड़ा था, जुपिटर भी और बड़े साइज में था, और जैसे सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो हमारा ये सूर्य भी बड़े भीमकाय तारे के रूप में था। इस तरह से हमारा सूर्य भीमकाय तारे के साइज से छोटा सिकुड़ता हुआ वर्तमान स्थिति में आ गया। तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार बताया जाता है कि गैस, डस्ट और पार्टिकल के एक क्लाउड से हमारे इस सोलर सिस्टम में एक्रीशन में पदार्थ टकराता हुआ इस तरह से धीमी गति से ग्रह बने, ये एकदम गलत थ्योरी है, ऐसा नहीं था। इससे फिर महाद्वीपों की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांत पर भी प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक इस तरह से हम देखते हैं कि एक ग्रह का निर्माण होता है, एक ग्रह का जो जन्म होता है, एक रॉकी जैसे पृथ्वी जैसे एक रॉकी ग्रह का जन्म होता है। वो कैसे होता है, वो उसके जन्म का वास्तव में क्या थ्योरी है। तो वास्तव में क्या है कि हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह का निर्माण होता है एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया है, जिसके बाद में हमारा ये पृथ्वी ग्रह विकसित होता है और धीमी गति से विकसित होता हुआ वर्तमान स्थिति में आता है। तो आज मैं जो आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ, आप इस पर गौर कीजिए कि हमारे इस पृथ्वी ग्रह का विकास कैसे हुआ। तो आज भी आप
विश्व के नक्शे पर इससे से जो मिड अटलांटिक रीज और इस प्रकार से बताया जाता है, ओशियनिक क्रस्ट और जो लिथोस्फीरिक क्रस्ट है उस पर ये डिफरेंशियल रोटेशन के निशान जो है आज भी मौजूद है। अगर आप ध्यान से सर्च करें तो हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर वो रेमिनेंट आज भी है। इसलिए जो सुपर कॉन्टिनेंट की अवधारणा है वो एकदम गलत साबित होती है और पैंजिया जैसा कुछ भी नहीं था, ना ही अफ्रीका और साउथ अमेरिका इस प्रकार से जुड़े हुए थे। तो ये एक प्रकार से एक गलत थ्योरी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जैसे जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जैसे जैसे आप देखते हैं कि ग्रीनलैंड और इस प्रकार से इसके आसपास के छोटे बड़े द्वीप समूह है और इस प्रकार से आर्टिक एरिया जो है, इस तरह से क्या है कि किसी सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने से ये संरचनाएं नहीं बनी। ये जो आप देख रहे हैं ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने से नहीं हुआ। और अंटार्कटिका की जो ये आकृति है किसी सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने से नहीं हुई। इस तरह से आप जो ये देख रहे हैं विश्व के नक्शे पर, इस तरह से ये इस प्रकार की आकृति बनती है, ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो ये जो संरचना आपके सामने है, इस तरह से विश्व के नक्शे पर अगर आप देखें तो ये इस प्रकार की जो आकृति है, जैसे इंडिया है वो भी बेंड होता है। इस प्रकार से क्या है कि दूसरे द्वीप भी छोटे बड़े द्वीप हैं, ग्रीनलैंड है और इस प्रकार से न्यूजीलैंड को भी देखिए आप, ऊपर हवाई द्वीप समूह को देखिए, हवाई बैंड है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जिस तरह से ये फिलीपींस, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा और इस प्रकार से सिंगापुर, और इस तरह से आप अफ्रीका को भी बैंड होते हुए देख सकते हैं। इस प्रकार से आप जैसे ये मैक्सिको है और इसके आसपास के स्थान है, ये क्यों बैंड हुए हुए हैं। इस तरह से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इस प्रकार से बेंडिंग है। तो आप देख सकते हैं ये ड्रैग पैसेज है, ये ऐसा क्यों है। तो ये डिफरेंशियल रोटेशन के रेमिनेंट है। वास्तव में ये जो नक्शा देख रहे हैं ना आप, ये हकीकत में क्या है, डिफरेंशियल रोटेशन के प्रमाण है। आप ये देखिए इस प्रकार से नॉर्थ पोल को देखिए और साउथ पोल को देखिए, आप दोनों को देखिए। अंटार्कटिका की ये आकृति ऐसी क्यों बनी। अंटार्कटिका की ऐसी आकृति का कारण ये नहीं है कि सुपर कॉन्टिनेंट था, बल्कि क्या है कि जो जुपिटर में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और शनि में है नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसी तरह का डिफरेंशियल रोटेशन क्या है कि आर्कटिक और अंटार्कटिका को शेप देता है। वास्तव में अगर आप देखें कि ये जैसे ये महासागरों में जो पानी का मूवमेंट हो रहा है, इस प्रकार से ओशियनिक वाटर करंट जो इस प्रकार से है, इस प्रकार से हवाओं का जो मोशन देख रहे हैं आप, ये हवाओं का मोशन ऐसा क्यों होता है। इसी प्रकार से जो आप ये मिड अटलांटिक रीज को देखते हैं आप, ये मिड अटलांटिक रीज ऐसे क्यों है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या मूल कारण है। मूल कारण ये है कि वास्तव में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी पर डिफरेंशियल रोटेशन के रेमिनेंट है। पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट होती हुई लगती है। उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में परस्पर विपरीत दिशा में मूवमेंट ऐसा लगता है कि विपरीत दिशा में जो है इस प्रकार से, जैसे ये आपको प्लेट मोशन दिखाते हैं, जैसे कन्वर्जेंट प्लेट मोशन, डाइवर्जेंट प्लेट मोशन, और इस प्रकार से क्या है कि ट्रांसवर्स प्लेट मोशन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी में महाद्वीपों पर जो फोर्स लग रहा है वो डिफरेंशियल रोटेशन का फोर्स लग रहा है। और इस तरह से जो इस प्रकार से अनेक जो वोल्केनो इरप्शन होते हैं वो वास्तव में ट्विस्टिंग होने से, पृथ्वी के ट्विस्ट और टाइट होने से होता है। जैसे ये रिंग ऑफ फायर है, तो रिंग ऑफ फायर का कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी में ट्विस्टिंग हो रहा है, पृथ्वी मरोड़ी जा रही है, निचोड़ी जा रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे ये स्फेरोइडल मोड में और टॉरॉइडल मोड में इस प्रकार से दिखाया जाता है, जो क्या सिस्मिक वेव जो है इस प्रकार से उनके का बताया जाता है। तो वास्तव में इसके पीछे मूल कारण ये है क्योंकि लंबे समय तक क्या है ट्विस्टिंग के कारण है। जैसे विल्सन साइकिल है, ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो इसके पीछे मूल कारण ये है कि वास्तव में पृथ्वी जो है जो लंबे समय तक डिफरेंशियल रोटेशन के प्रचंड प्रभाव से होता है। तो इंडिया इस प्रकार से जो है नॉर्थ की तरफ जो सरका जरूर, लेकिन क्या है कि किसी सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने से नहीं सरका था। ना तो वो अंटार्कटिका से ब्रेक हुआ, ना मेडागास्कर या अफ्रीका से ब्रेक हुआ, ना ही वह ऑस्ट्रेलिया से ब्रेक हुआ। हकीकत ये है कि वास्तव में जो हिंद महासागर में जो ये निशान बताए जाते हैं वो निशान का कारण अलग है, वो इंडिया के सरकने से नहीं बना है।
तो अब मैं आपको कुछ और ऐसे चित्र बताता हूँ जो विश्व के नक्शे पर आप बेंडिंग देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये विश्व के नक्शे पर आप जो ये तो विश्व के नक्शे पर आप ये जो जिस तरह से ये निशान देख रहे हैं, ये सभी निशान क्यों बने, ऐसा इसके पीछे मूल कारण क्या है, ऐसी संरचनाएं क्यों बनी। जैसे ये आप जितने भी ये चित्र मैंने कलेक्शन किया है अलग अलग द्वीपों और महाद्वीपों पर, जहाँ पे ट्विस्टिंग के प्रमाण दिखाई देते हैं, जहाँ पृथ्वी के डिफरेंशियल रोटेशन के रेमिनेंट आज भी दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे मूल कारण क्या है, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैंने बताया है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपरा से अर्थ इस प्रकार से धीमी गति से जो सॉलिडिफिकेशन हुआ, इस प्रकार से महाद्वीप और महासागर बने और ऐसी संरचना में आ गए। तो ये अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी के अनुसार नहीं हुआ, तो हम अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को गलत साबित कर रहे हैं। तो इसके पीछे हमारे पास में बेस है, हम बिना आधार की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास में एक सही कारण है। तो आप देखिए, ये आपके सामने जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आपके सामने और भी बातें हैं। तो ये बहुत सोचने की बात है, बहुत गहराई से विचार करने की बात है कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के आपके सामने दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से प्रमाण है। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी सुपर कॉन्टिनेंट की बात करती है, हम सुपर कॉन्टिनेंट की बात नहीं करते हैं। सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ भी नहीं था। हमारी थ्योरी के अनुसार सभी भौगोलिक प्रमाणों को हम समझा सकते हैं, चाहे वो फॉसिल्स के हो, चाहे और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के हो, चाहे प्लेट टेक्टोनिक्स के हो, हम वो सभी बातें समझाते हैं। तो देखिए किस तरह से जो इस प्रकार से आपके सामने जो मैं एक नई बात बता रहा हूँ, आप इस पर गौर कीजिएगा, आप इस पर विचार कीजिएगा, और इससे क्या है कि सारा भूगोल बदल जाएगा और एक नई अवधारणा आपके सामने आएगी कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने, महाद्वीप और महासागरों की वर्तमान थ्योरी किस तरह से गलत साबित हो रही है। तो आपके सामने जिस तरह से मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिए, तो आप इस पर विचार कीजिए कि ये जो चित्र बताए हैं मैंने, इन सभी पर गौर कीजिएगा। आज की चर्चा में आपको कैसा लगा, आप अपनी बात जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, आप अपने व्यू जरूर बताएं। और जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग से मैं निवेदन करता हूं, वहां के भू वैज्ञानिकों से निवेदन करता हूं कि आप इस पर विचार करें, आप इस पर क्या है कि गहराई से चिंतन करें। और मैं जो नई थ्योरी बता रहा हूं कि इस प्रकार से सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था और ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स ओशन के नए सिद्धांत को बता रहा हूं। तो सभी भूवैज्ञानिक जो भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग में है, कार्यरत है, वो इस पर ध्यान दें। और जितने भी भू विज्ञान के प्रोफेसर है, भू विज्ञान के शोध करता है, वो इस पर गहराई से विचार करें कि क्या यह थ्योरी एकदम सही साबित तो होती है या गलत साबित होती है, इस पे आप विचार करें। तो आपको जिस तरह से मैंने ये जो बताया है, जिस तरह से आपके सामने ये बात प्रस्तुत की है, तो आप देखिए और विचार कीजिए कि इससे हमें क्या फायदा होता है और हम किस तरह से एक नई बात को दुनिया के सामने ला सकते हैं। और इससे क्या नई बात जियो साइंस में आएगी, और जियो साइंस में ये एक नया अंतरिक्ष युग के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे अंतरिक्ष युग के अनुसार जो बातें नहीं आ रही है, हम उनको आपके सामने रख रहे हैं। तो ये जो चित्र है, देखिए आपके सामने, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है कि डिफरेंशियल रोटेशन से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर सिमिलर रॉक्स मिल सकती है, सिमिलर
मिनरल्स मिल सकते हैं, सिमिलर फॉसिल्स मिल सकते हैं, कैसे जानवर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच सकते हैं, कैसे प्लांट्स पहुंच सकते हैं। बहुत से लोगों का ये प्रश्न है। ऐसा संभव हो सकता है। आप इस पर गहराई से विचार करें, सोचिए कि वास्तव में इससे क्या ऐसा संभव हो सकता है। क्या हम ये जो कह रहे हैं डिफरेंशियल रोटेशन से। तो आज की चर्चा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का आभार। धन्यवाद।